हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। सो लास्ट टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, बताएं जल्दी से। आई थिंक रिविट का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, जिसमें लास्ट टॉपिक रिविट का था, दैट इज योर इसेंट्रिक रिविटेड या इसेंट्रिक लोडेड रिविटेड जॉइंट। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल वही रहेगा, टॉपिक बस नया है। और उस टॉपिक का नाम क्या है आपके, दैट इज योर साफ्ट। और बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम साफ्ट की सिर्फ डिज़ाइन समझेंगे। और डिज़ाइन में क्या होता है, साफ्ट लुकिंग लाइक दिस इज योर साफ्ट। तो अगर डिज़ाइन की बात करें तो लेंथ की तो हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि साफ्ट की लेंथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। लेकिन अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो साफ्ट की अल्टीमेटली डिज़ाइन हम करते क्या है, उसकी डायामीटर को। तो इस मशीन डिज़ाइन में साफ्ट की हम सिर्फ डिज़ाइन करेंगे, ना कि हम उसकी स्ट्रेंथ, ना कि उसके फेलियर्स। इन सब से मतलब नहीं है। ये सब आप किस चैप्टर में पढ़ेंगे या किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट है आपको सोम, जिसे बोलते हैं आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उस सब्जेक्ट में आप साफ्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ साफ्ट की डिज़ाइन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दें। साफ्ट होता क्या है, हेडिंग डालिए और लिखिए साफ्ट होता क्या है। तो मैं कह सकता हूँ अ साफ्ट इज अ मशीन rotating machine element that are used, या कह सकते हैं which is used to transmit the power, which are used to transmit the power from one shaft to another shaft। ठीक है, बेसिकली साफ्ट का यूज हम क्यों करते हैं। साफ्ट एक ऐसा मशीन एलिमेंट होता है या ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह या एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट की तरफ करते हैं। सो वी कैन से दैट शाफ्ट आर जनरली सब्जेक्टेड shaft are generally subjected to axial force, bending moment and torque। बेसिकली साफ्ट पे तीन चीजें जनरली एक्ट करती हैं, एक आपका एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और एक आपका टॉर्क एक्ट करता है। और साफ्ट की अगर डिजाइन की बात करें तो ये किस टाइप का होता है, साफ्ट जनरली क्या होता है, या तो सॉलिड होंगे, साफ्ट या तो सॉलिड होंगे, या तो हॉलो होंगे, सर्कुलर होंगे, या फिर आपका नॉन सर्कुलर होंगे। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने यहाँ से क्या क्या चीज़ देखी कि साफ्ट होता क्या है। तो साफ्ट एक तरह का मशीन एलिमेंट होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। दूसरा कि साफ्ट एक किस टाइप के लोड एक्ट करते हैं, तो मैंने बताया जनरली इसके ऊपर एक्सियल लोड, बेंडिंग मोमेंट या फिर टॉर्क एक्ट करता है। तीसरा मैंने बताया कि साफ्ट जनरली किस टाइप से होते हैं, तो मैंने बताया साफ्ट या तो सॉलिड हो सकते हैं, या तो साफ्ट हॉलो हो सकते हैं, या तो साफ्ट सर्कुलर या फिर नॉन सर्कुलर हो सकते हैं। और ये सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए डिजाइन ऑफ द साफ्ट। और डिजाइन ऑफ द साफ्ट की अगर बात करें तो साफ्ट को बेसिकली दो तरह से डिजाइन किया जा सकता है, एक तो स्ट्रेंथ बेसिस पे, दूसरा रिजिडिटी बेसिस पे। साफ्ट की डिज़ाइन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डिज़ाइन जो होती है, हेडिंग डालिए डिज़ाइन of shaft on
स्ट्रेंथ बेसिस, एक तो स्ट्रेंथ बेसिस पे है, तो पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक होता है कि डिजाइन ऑफ द सॉफ्ट ऑन द रिजिडिटी बेसिस, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बेसिस की बात करें तो इसमें बेसिकली हम बात करते हैं कि सॉफ्ट की स्ट्रेंथ इक्वेशन को निकाल के देखेंगे कि उस पे उसकी डायमीटर सॉफ्ट की क्या निकल रही है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए कि व्हेन द सॉफ्ट इज सब्जेक्टेड टू, when the shaft is subjected to, लिखिए when the shaft is subjected to axial force, when the shaft is subjected to axial, अगर किसी शाफ्ट पे एक्सियल फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सियल फोर्स, दिस इज आवर शाफ्ट और एक्सियल फोर्स दैट इज पी, ऐसा कुछ अगर किसी शाफ्ट पे व्हेन द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स देन द टेंसाइल shear stress, the tensile stress of the shaft क्या निकल के आएगी, when the tensile strength of the shaft is given by which is sigma t, क्या हो जाएगा, जितना फोर्स एक्ट कर रहा है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। तो हमें पता है फोर्स तो वही रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो तुम्हारा सिग्मा टी की वैल्यू जो निकलेगी दैट इज योर 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, काम आएगा आपका, पहली इक्वेशन लिख लीजिए। दूसरा है कि व्हेन द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग मोमेंट, अभी तो यहाँ टेंसाइल, यहाँ पर एक एक्सियल फोर्स लग रहा था, लेकिन अगर इसी शाफ्ट पे प्योर बेंडिंग एक्ट कर जाए, हेडिंग लिखिए व्हेन द शाफ्ट subjected to pure bending moment, when the shaft subjected to pure bending moment, then the bending stress, अगर बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है तो बेंडिंग स्ट्रेस तो लगना लाजमी है। When the shaft subjected to bending moment, then the bending stress will be sigma b। क्या होता है जरा बताएं, मैंने बहुत पहले ही बताया था, that is your bending moment into y by I। सॉल्व करिए, mb this is d by 2, this is pi by 64 d की पावर 4। जब इसको सॉल्व करेंगे that is your 32 mb अपॉन पाई डी क्यूब, और ये किसके इक्वल होगा, सिग्मा b के। इस इक्वेशन को भी याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर 2। दूसरा है व्हेन द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्सनल मोमेंट, क्या है, व्हेन द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्सनल मोमेंट then the shear stress, या फिर कर सकते हैं then the torsional shear stress, torsional shear stress is given by, अगर टॉर्सनल मोमेंट ऐड कर रहा है उसी सॉफ्ट के ऊपर, तब टॉर्सनल shear stress क्या होगी, that is your tau which is mt into r upon j। इसको सॉल्व करिए, mt आप ऐसे ही रखेंगे, दैट इज योर d by 2, दैट इज पाई by 32 d की पावर 4। आफ्टर सॉल्विंग दिस you can find 16 mt upon pi d cube, and mt is a torsional moment and this is tau। इस इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन मैंने शाफ्ट से रिलेटेड निकाल दी, जो क्या थी, एक बार अगर शाफ्ट के ऊपर टॉर्स एक्सियल फोर्स एक्ट करना है, दूसरी बार अगर शाफ्ट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट एक्ट करना है,
और तीसरी बार अगर शाफ्ट के ऊपर टॉर्सनल मोमेंट एक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कैसी कैसी स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल ही एक्ट हो, ये सारी चीज़ें कंबाइंड में भी एक्ट हो सकती हैं। तो आगे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको नोट करिए और आगे लिखिए व्हेन द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड लोड, लिखिए व्हेन द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू द कंबाइंड लोड, रफ कर देते हैं हम। क्या है? when the shaft subjected to combined movement, combined movement में क्या होगा, जैसे सिग्मा बी भी लग जाए 32 mb अपॉन पाई डी क्यूब और टाउ भी लग जाए दैट इज 16 mt अपॉन पाई डी क्यूब। तो इस केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकलता है वो क्या होता है, आपको पता होगा, दैट इज अंडर रूट सिग्मा बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड 16 पाई डी क्यूब और अंडर रूट में क्या आएगा, दैट इज एम बी का होल स्क्वायर प्लस एम टी का होल स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया। कब? जब आपका कंबाइंड मोमेंट लग रहा है, मीन्स कंबाइंडली लग रहा है क्या, टॉर्सनल मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट। तो उस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या निकल जाएगा, 16 अपॉन पाई डी क्यूब अंडर रूट एम बी का होल स्क्वायर प्लस एम टी का होल स्क्वायर। लेकिन आपको पता है और भी कुछ होगा, दैट इज ये आ गया। अगर मुझे इसी के साथ साथ क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट मोमेंट, दैट इज योर इक्विवेलेंट मोमेंट निकालना है। दैट इज क्या होता है, हम जानते हैं कि टाउ मैक्स की वैल्यू एक और होती है, दैट इज क्या होता है, दैट इज 16 टी, यहाँ पर इक्विवेलेंट लिख दो टी, इक्विवेलेंट टॉर्सनल मोमेंट विच इज पाई डी क्यूब। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 हम क्या कर सकते हैं, 16 अपॉन पाई डी क्यूब इक्वल्स टू 16 अपॉन पाई डी क्यूब ब्रैकेट में एम टी का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट टॉर्सनल मोमेंट क्या आपकी निकल जाएगी, दैट इज एम बी स्क्वायर प्लस एम टी का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को आप लोग भी याद रखिएगा। ये सारी इक्वेशन मैं निकला रहा हूँ, ये काम आएंगे आगे चल के आपकी, अभी जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। अभी तो मैंने शियर स्ट्रेस निकाला है, लेकिन इक्विवेलेंट जब कंबाइंड मोमेंट लगते हैं, टॉर्सनल मोमेंट है या बेंडिंग मोमेंट, तो उसमें आपकी स्ट्रेस भी निकलती है। मीन्स मैं कह सकता हूँ शियर स्ट्रेस के साथ साथ आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस या मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस भी निकलती है। तो शियर स्ट्रेस के साथ जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकलेगी, दैट इज योर सिग्मा बी मैक्स की अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज क्या निकलेगा, मैं बात करता हूँ विच इज 32 बाई पाई डी क्यूब विच इज एम बाई 2 एम बी प्लस अंडर रूट एम बी का होल स्क्वायर प्लस एम टी का होल स्क्वायर। ये निकलता है आपका जब कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्सनल मोमेंट लगता है। तो उस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ये निकलती है, और यू नो दैट द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस विच इज 32 mb अपॉन इक्विवेलेंट निकालना है, तो दिस इज me अपॉन पाई डी क्यूब। तो इस चीज को इक्वल आप किससे करेंगे, 32 अपॉन पाई डी क्यूब विच इज 1/2 mb प्लस अंडर रूट एम बी का होल स्क्वायर एंड एम टी का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या निकल जाएगा, विच इज 1/2 एम बी प्लस अंडर रूट एम बी का स्क्वायर प्लस एम टी का स्क्वायर। तो ये भी इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा। इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 7।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जनरल फॉर्म के लिए, और ये क्वेश्चन आपके सोम में भी बहुत ही इस्तेमाल होंगे, नोट करिए। और एक चीज़ और बता दें कि साफ्ट की डिज़ाइन अगर हम सिर्फ स्ट्रेंथ बेसिस पे नहीं, साफ्ट की डिज़ाइन अगर मैं करना चाहूँ तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के बिहाफ पे और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के बिहाफ पे भी हम साफ्ट की डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए इसको लिखिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, रफ करते हैं इसको। मैं भी कुछ कर नहीं रहा हूँ, सब ये सब आपका रिवीजन ही है एक तरह से। अल्टीमेटली इससे आपका सिर्फ न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, डिजाइनिंग प्रोसीजर नहीं आती है। ठीक है, तो साफ्ट कैन आल्सो बी डिजाइन, सो साफ्ट कैन आल्सो बी डिजाइन ऑन मैक्सिमम प्रिंसिपल stress theory and maximum shear stress theory। और मैं अगर पहले बात करता हूँ किसकी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पे बेस्ड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, तो क्या होता है आप सभी को पता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के बेस पे बात करूँ, सिग्मा मैक्स विच इज SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और यहाँ सिग्मा मैक्स की वैल्यू मैंने यहीं पर निकाल रखी है, दैट इज दिस विच इक्वल टू 32 अपॉन पाई डी क्यूब, दैट इज MB प्लस अंडर रूट MB स्क्वायर प्लस MT का होल स्क्वायर। और अगर मैं बात करता हूँ साफ्ट डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो उस केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेस हुआ करता था दैट इज 0.5 टाइम ऑफ SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैं इक्वल करता हूँ सिग्मा मैक्स को। सिग्मा मैक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, दैट इज 32 अपॉन पाई डी क्यूब, सॉरी 16 अपॉन पाई डी क्यूब, ब्रैकेट में क्या होगा विच इज MB का स्क्वायर प्लस MT का स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन भी आप याद रखिएगा जब भी आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अभी मैं बताऊंगा इन सारी चीज़ों का यूज कैसे करना होगा। ठीक है, यह तो हो गया साफ्ट डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यस, डिजाइन ऑफ द सॉफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिजाइन ऑफ द सॉफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, on the basis of torsional rigidity। क्या होगा, साफ्ट डिजाइन ऑन द टॉर्सनल, ऑन द टॉर्सनल रिजिडिटी बेसिस, साफ्ट डिजाइन ऑन द टॉर्सनल रिजिडिटी बेसिस। ठीक है, टॉर्सनल रिजिडिटी की बात यही कर रहा है कि कोई भी साफ्ट कितना रिजिड है, मीन्स कि बात ये कर रहा है कि अ ट्रांसमिशन साफ्ट इज यूज्ड टू बी सेड, कह सकते हैं ट्रांसमिशन साफ्ट इज सेड टू बी रिजिड व्हेन इट डज नॉट टू मच ट्विस्ट अंडर द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल लोड। मीन्स अगर मैं किसी साफ्ट पे एक्सटर्नल लोड लगा रहा हूँ तो वो इतना ट्विस्ट ना हो जाए, या एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहा हूँ तो साफ्ट इतना ट्विस्ट ना हो जाए जिससे कि आपका जो साफ्ट है वो आपका फेल हो जाए। तो इसलिए हम साफ्ट की डिज़ाइन टॉर्सनल रिजिडिटी बेसिस पे भी करते हैं, और इसका अल्टीमेटली एम यही है कि हम साफ्ट को ये दिखाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि साफ्ट पे कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉर्क लगाएं ताकि वो फेल ना कर जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो अल्टीमेटली हम बात किसकी कर रहे हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट की, दैट इज और थीटा। और एंगल ऑफ ट्विस्ट हमेशा किसमें होता है, रेडियन में। आपको पता है एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा मैं निकालना हो तो दैट इज टॉर्सनल मोमेंट इनटू L अपॉन
शायद जी जी। और वी नो दैट कि अगर आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो दैट इज डिग्री में अगर निकालना है आपको थीटा को, दैट इज 180 अपॉन पाई विच इज थीटा आर। यहाँ से वैल्यू रखिए, थीटा की डिग्री में निकालना विच इज 180 अपॉन पाई ब्रैकेट में mt इंटू एल बाई जी जे। वी नो दैट जे की वैल्यू क्या है, पाई बाई 32 डी की पावर 4 जे की वैल्यू होती, सीधे उठा के जे की वैल्यू यहाँ पर रखिए 180 अपॉन पाई mt इंटू एल अपॉन जी इंटू पाई बाई 32 डी की पावर 4। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम डी की वैल्यू निकालना चाहें जी की पावर 4 की, दिस इज 584। ये इक्वेशन आप स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा। 584 टॉर्सनल मोमेंट इंटू लेंथ ऑफ द शाफ्ट अपॉन जी थीटा। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन को याद रखिएगा, सब चीज पता है। टॉर्सनल मोमेंट, दिस इज एल इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, मॉडुलस ऑफ द थीटा, एंगल ऑफ द ट्विस्ट, ठीक है। नोट करिए। और थ्योरी में एक और कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज योर ASME कोड फॉर शाफ्ट डिजाइनिंग। इसको नोट करिए। ASME, तब तक आप लोग बताइए फुल फॉर्म क्या होता है ASME का फुल फॉर्म। बताया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASME। ASME कोड फॉर शाफ्ट डिजाइन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, वन इम्पॉर्टेंट अप्रोच होती है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच होती है डिजाइनिंग ऑफ द ट्रांसमिशन शाफ्ट। ASME कोड बेसिकली होता क्या है कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट अप्रोच for designing the transmission shaft to use the ASME code, ठीक है। बेसिकली एक प्रकार का ऐसा एक अप्रोच है जिसकी वजह से आप ASME कोड का यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू ASME कोड, द परमिसिबल शियर स्ट्रेस, अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू ASME codes, the permissible shear stress for shaft without keyway। आगे मैं कीवे बताऊंगा क्या होता है, फिलहाल ये समझिए कि एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से ज्वाइन करने के लिए की लगाई जाती है, दैट इज की लगाने के लिए जो वे बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड की वे। तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ, अगर की वे नहीं लगा है किसी भी शाफ्ट में, तो उस केस में जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी दैट इज योर 0.30 SUT टाउ मैक्स, विच इज 0.18 SYT। इन दोनों का यूज करेंगे, और इनमें से किसका यूज करेंगे, विच इज मिनिमम, इन जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। मीन्स हम SUT की वैल्यू रखेंगे और SYT की वैल्यू रखेंगे। इन दोनों वैल्यू रखने के बाद जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी उसका यूज कर लेंगे। लेकिन बट इफ keyways are available, और उस केस में देखते हैं if keyways are available in the shaft
then the value of shear stress या maximum shear stress reduced by 25%। अगर की वे नहीं दिया है तो उस केस में आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू ये लेंगे या ये लेंगे, इन दोनों से जो मिनिमम होगी उसको ले लेंगे। लेकिन अगर की वे दिया हुआ है आपके साथ में, तो उस केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो कितनी कम हो जाएगी, 25% कम हो जाएगी। मीन्स एक्चुअल में बचेगी कितने, 75% वैल्यू का ही यूज करना है। ठीक है, सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू द ASME code the bending moment and the torsion moment are to be multiplied by the factor। एक दो फैक्टर होते हैं जिनसे हम बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्सन मोमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। दैट वो फैक्टर कौन से हैं, दैट इज योर KB एंड KT। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली टू accommodate the shock and fatigue of the shock and fatigue of the shaft। अगर अब जाहिर सी बात है पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, शाफ्ट में फटीग भी आएगी और शॉकिंग भी आएगी, तो उसको कंप्लीट आउट करने के लिए हम KB एंड KT की वैल्यू यूज करते हैं। वेयर KB इज कॉल्ड द कंबाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर अप्लाइड टू बेंडिंग मोमेंट एंड KT की वैल्यू combined shock and fatigue factor when apply the in a torsional moment। तो जब भी आप according to, मैं लिख दे रहा हूँ, according to ASME code the factor KB and KC are multiplied to bending moment and torsional moment to accommodate the shock and fatigue। To accommodate the shock and fatigue, तो अल्टीमेटली करते क्या है कि जो आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू जब भी निकालेंगे ASME कोड्स पे बेस्ड, तो आप क्या निकालेंगे 16/πd³ इनटू क्या निकालेंगे आप टॉर्सनल मोमेंट में और बेंडिंग मोमेंट में ऐड करेंगे KB एंड KT। क्या ऐड करेंगे, अगर MB दिया है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई KB का होल स्क्वायर प्लस MT के साथ आप KT का मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, ये करना होगा। और कहीं पे अगर स्ट्रेस दिया है, या विच इज क्या हो जाएगा 16/πd³ दैट इज योर MB KB प्लस अंडर रूट MB KB का होल स्क्वायर प्लस MT KT का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में आपको ASME कोड के बेस्ड पे शाफ्ट के डिजाइन की बात कर रहा है, तो उस केस में आप KB एंड KT की वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे बेंडिंग मोमेंट और टॉर्सनल मोमेंट में। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने क्या पूछा था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASME, तो लिख लीजिएगा आप, क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ने डिसाइड किया था कि अगर हम ASME बेस्ड पे हम कोई शाफ्ट डिजाइन करते हैं तो उसमें KB KT फैक्टर को इंक्लूड या मल्टीप्लाई कर देते हैं बेंडिंग मोमेंट और टॉर्सन मोमेंट के साथ। क्यों, क्योंकि अगर पावर का ट्रांसमिशन हो तो उस दौरान शाफ्ट में कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं, शॉक्स होते हैं और कुछ फटीग्स फेलियर्स भी आते हैं। उनको ओवरकम करने के लिए हम
बेंडिंग मोमेंट टॉर्सनल मोमेंट के वी और के टी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम विदा लेते हैं आपसे और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल, या बढ़ा दे क्लास को आगे न्यूमेरिकल कंप्लीट करके इस पूरे चैप्टर को ही फिनिश करें। चलिए न्यूमेरिकल कर डालते हैं, बहुत ही इजी होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, थोड़ा सा देखिएगा। न्यूमेरिकल काफ़ी बड़ा है, लिखने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा। और कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो पैनिक ना होइएगा कि सर ये शॉर्ट में क्यों लिखा, सुनते रहिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि द लेआउट ऑफ द ट्रांसमिशन शाफ्ट कैरिंग द टू पुली ए एंड टू पुली बी एंड सी एंड सपोर्टेड ऑन द बियरिंग ए एंड डी। क्लियर, मैं डायग्राम बना रहा हूँ सीधे, आप क्वेश्चन सुनिएगा, आप लोग लिखिए, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, कम से कम इतना भर आधा बोर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ सीधे। कह रहा है एक शाफ्ट है, जिसमें दो पुलियां हैं आपकी, एक पुली ये है आपकी दी हुई है, and this pulley is known as, and this pulley is also pulley। बोल रहा है कि दो पुली हैं, एक पुली आपकी बी है, एक आपकी पुली सी है, और ये दोनों पुली बियरिंग ए और डी के साथ सपोर्ट के द्वारा रुकी हुई है, ए और सी के सपोर्ट से। आगे बोल रहा है द पावर इज सप्लाइड टू द शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ द वर्टिकल बेल्ट ऑन द पुली बी। मैं इधर इसका डायग्राम बना रहा हूँ। जो वर्टिकल पुली बी दिया हुआ है, इस वर्टिकल पुली पे इस पुली बी पर वर्टिकल फोर्स लग रहा है, पावर ट्रांसमिशन किया जा रहा है, दैट इज द पावर इज सप्लाइड टू द शाफ्ट बाय मींस ऑफ द वर्टिकल बेल्ट ऑन द पुली बी। मैं मान लेता हूँ दैट इज P1 एंड P2 फोर्स लग रहा है, ये पुली बी पे लग रहा है, याद रखिएगा पुली बी पर लग रहा है, which is then transmitted to the पुली सी। और जब ये पावर इसके पुली बी के ऊपर ऐसे घुमा रहा है तो ये पावर ट्रांसमिट कहाँ हो रहा है, पुली सी पर, जो कि यहाँ पर लगी हुई है, और वो ट्रांसमिट होके कैसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल बेल्ट पे। मीन्स जो पुली सी है इसके ऊपर कौन सी बेल्ट लगी है, हॉरिजॉन्टल बेल्ट लगी हुई है, और वो बेल्ट क्या है, दैट इज बेल्ट लगी तो जैसे फोर्स मिलेगा P3 एंड P4, ये हॉरिजॉन्टल बेल्ट लगी हुई है on the pulley C। कह रहा है द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट ऑन द पुली B is 2.5 किलो न्यूटन। मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम फोर्स क्या है, टेंशन विच इज 2.5 किलो न्यूटन, P1 है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ रैप फॉर बोथ द पुली इज 180, मीन्स जो थीटा की वैल्यू दी गई है, मीन्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस बेल्ट ऑन दैट पुली विच इज 180 डिग्री दिया गया है। And the coefficient of friction for both the pulley which is 0.24, ये भी दिया गया है आपको। आगे बोल रहा है the shaft is made of the plain carbon steel 30C8 which is SYT। ये टेंसाइल स्ट्रेस भी आपको दिया गया है 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना और दिया गया है, 440 ही है। एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक चीज और दे दी गई है, दैट इज योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज 3। डिटरमाइन द शाफ्ट डायमीटर, अल्टीमेटली डी की वैल्यू पूछी गई है कि शाफ्ट की डायमीटर क्या होगी, बताओ डी की वैल्यू, दैट इज SYT इज 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिएगा आसान नहीं है क्वेश्चन, मुझे इतने में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अल्टीमेटली इसका मेन काम है डायग्राम का।
कुछ चीज़ें इसमें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सोम का पार्ट है, बहुत आसानी से आप सभी लोग कर लेंगे, ठीक है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। सॉरी, आँख में कुछ चला गया मेरे। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे चारों फोर्सेस को निकाल लेना है। तो करना क्या है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। तो स्टेप नंबर 1 पे आएंगे। इसको अभी इतना रफ कर दो, अभी मैं एक एक डायग्राम साथ साथ बनाता चल रहा हूँ। सबसे पहले आगे डालिए कैलकुलेशन ऑफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस। तो स्टेप नंबर 1 परमिसिबल शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है, और जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस आएगी विच इज टाउ इक्वल्स टू SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। SYT 400 फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज 3, ये कितना निकल के आएगा, इसको सॉल्व करिए तो सॉल्व हो क्या आएगा, दैट इज योर, नहीं फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो 0.5 भी जाएगा, शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो विच इज 0.5, सॉल्व करिए तो 66.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर फैक्टर ऑफ शियर स्ट्रेस निकल आएगा, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। स्टेप नंबर दूसरा होगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो निकालना होगा आपका क्या, टॉर्सनल मोमेंट। सेकेंड स्टेप होगा आपका टॉर्सनल मोमेंट। तो टॉर्सनल मोमेंट हम निकाल लेंगे तो उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट आसानी से निकाल पाएंगे। तो टॉर्सनल मोमेंट के लिए हमें पता है P1 की वैल्यू सिर्फ पता है विच इज 2.5 किलो न्यूटन, जो कि कितना है 2500 न्यूटन। हमें पता है थीटा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू, तो मुझे पता है क्या है P1 अपॉन P2, या फिर शायद होता है, मैंने एक बार इससे पहले आपको बताया था व्हाट इज T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू e की पावर म्यू थीटा, टाइट साइड एंड स्लैग साइड। P1 इज द टाइट साइड, स्लैग साइड e की पावर म्यू विच इज 0.24, थीटा की वैल्यू 180। तो यहाँ से P2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, P1 आपका दिया है 2500 विच इज e की पावर 0.24 इंटू 180। तो वहाँ से हम P2 की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, P2 की वैल्यू सॉल्व हो क्या आएगी 1176.64 न्यूटन। मैंने P1 निकाल लिया, P2 निकाल लिया, और जब ये दोनों निकल आई तो मुझे पता है हम पुली बी के लिए टॉर्सनल मोमेंट हम निकाल सकते हैं, दैट इज MT की वैल्यू क्या आ जाएगी P1 माइनस P2 इंटू फोर्स लग गया। इसकी डायमीटर आपको शायद डायग्राम में मैंने कुछ छोड़ दिया, हाँ यार कुछ तो चीज छोड़ दी मैंने, हाँ इसकी जो डायमीटर है, मैं अगर बात करता हूँ डायमीटर नहीं, अगर इसकी मैं रेडियस की बात करता हूँ 250, इसकी रेडियस 250 है और छोटे वाले की है 125। यहाँ से ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है दैट इज 200, 600, 200, 200, दिस इज 600, दिस इज 200। याद रखिएगा सारी चीज़ें mm में ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बड़ी वाली पुली की बात करें तो बड़ी वाली की पुली की रेडियस क्या है 250। तो यहाँ से टॉर्सनल मोमेंट की वैल्यू जरा आप लोग बताएंगे क्या आ जाएगी, जैसे 2500 माइनस 1176.64 गुणे 250। तो यहाँ से टॉर्सनल मोमेंट की वैल्यू बताएं कैलसी में रख के 330,882 0.5 न्यूटन mm। यहाँ तक निकल के आया, कोई दिक्कत। अब यही टॉर्सनल मोमेंट अल्टीमेटली जो यहाँ पर टॉर्सनल मोमेंट जनरेट हुआ है वही टॉर्सनल मोमेंट ट्रांसमिट होगा पुली नंबर सी पे। तो पुली नंबर सी की बात करें, फॉर पुली सी, तो MT की वैल्यू क्या होगा P3 माइनस P4 इंटू R, मतलब 125
और यहीं पर पता है P3/P4 की वैल्यू भी की पावर 0.24 इंटू 180। तो जरा इसको रुक जाइए, ऊपर वाला लिखिए, विच इज क्या होगा 330,882.5 इक्वल्स टू P3 माइनस P4 इंटू 125 और P3/P4 की पावर e की पावर 0.24 इंटू 180। देखिए दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से P3 की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद P3 की वैल्यू विच इज निकल के आएगी 5000 न्यूटन और P4 की वैल्यू इसी में रख दीजिए और सॉल्व होकर आएगी विच इज 2352.94 2352.94 न्यूटन। तो देखिए टॉर्सनल मोमेंट की हेल्प से हमने क्या क्या निकाल लिया, P3, P4, P2, P1 सारी चीजें निकल रही है, साथ साथ एमटी। तो मैं ये सारी चीजें आपको इतना दूर तो लिख रहा है, सब चीजें एक साथ कर दे रहा हूँ और यहीं पर लिख दे रहा हूँ। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ ऊपर वाले पोर्शन को, क्योंकि जगह बहुत कम है और चीजें बहुत लिखनी है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ P1 की वैल्यू क्या निकल के आई है, तो ये तो दिया हुआ था 2500 न्यूटन। P2 की वैल्यू आपकी निकल के आई है 1176.64। P3 की वैल्यू निकल के आई है 5000 और P4 की वैल्यू निकल के आई है दैट इज 2352.94 और साथ ही साथ MT की वैल्यू आपकी निकल के आई है 330,882.5 न्यूटन mm। मैंने अभी तक इतनी वैल्यूज निकाल ली है, क्लियर। जब इतनी वैल्यूज निकाल ली है तो जरा डायग्राम देखते हैं। ये समराइज फॉर्म में थोड़ा डायग्राम में बनाने जा रहा हूँ इसको, इसी को मैं मान लेता हूँ दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। मैं पहले बात करता हूँ वर्टिकल फोर्स की। वर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, जितने फोर्स वर्टिकल लग रहे हैं, तो वर्टिकल देखिए P1 और P2 लग रहा है, सिर्फ मीन्स कहाँ पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है। और कौन कौन से लग रहे हैं, P1 और P2 ही लग रहे हैं पॉइंट B पर, ठीक है। और P1 P2 एक साथ लग रहे हैं तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, कितना होगा P1 प्लस P2 की वैल्यू अगर यहाँ से ऐड करेंगे, P1 प्लस P2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 647636 3676.64। मतलब यहाँ पर P1 प्लस P2 में लिख सकता हूँ इसको रफ करके। और इसकी रिएक्शन अगर निकालना चाहें, आपको पता है ये आपके SFD BMD का डायग्राम बन गया। इसके रिएक्शंस निकालना चाहें तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 64.6763। रिएक्शन क्या निकल के आएगी अगर इसका रिएक्शन निकालना चाहें, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट डी विच इज 2941। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ और इधर निकल के आएगी विच इज 735 न्यूटन। और जब इस रिएक्शन निकाल दिया तो इसका मैं चाहता हूँ BMD बनाना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है इसका। तो आपको पता है इस तरह की क्वेश्चन के लिए जो बेंडिंग मोमेंट निकलता है कुछ अप्रोक्स ऐसा हो जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट उसका क्या होता है, लीनियर, ठीक है। तो लीनियर निकलेगा और इसकी जो वैल्यू आएगी बेंडिंग मोमेंट की दैट इज क्या निकल गया बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू विच इज 588,283 588,232। ये तो यहाँ की बेंडिंग मोमेंट निकल गई। एट पॉइंट सी के लिए अगर बात करता हूँ, सी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर हम वर्टिकल फोर्स लग रहा है तो इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकल के आएगी विच इज 147,058 न्यूटन में। इसी तरह मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल में देखिएगा फोर्स कहाँ पे लग रहा है, A, B, C और D।
हॉरिजॉन्टल में फोर्स देखिए दोनों के दोनों यहीं पर लग रहे हैं। क्या फोर्स लग रहे हैं, अगर दोनों का सम कर देते हैं तो दैट इज 94 पॉइंट विच इज 352 एंड दैट इज 7। और हॉरिजॉन्टल के ग्राफ पर अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ए बी सी और डी। और इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी विच इज 1164 470। और यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करता हूँ एट पॉइंट बी पर विच इज 294,116 न्यूटन में निकलेगा, न्यूटन एमएम में। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों फोर्स का बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। लेकिन अल्टीमेटली मुझे चाहिए क्या, कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट। और कंबाइंड में ये तो तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट निकाला है और दूसरा हम क्या निकालेंगे, टॉर्सन मोमेंट, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लेकिन ये अलग अलग लिखा है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने के बाद कंबाइंड जो बेंडिंग मोमेंट निकलेगा दैट इज ए बी सी एंड डी। इनका कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट जो निकलेगा दैट इज हियर, हियर और ऐसा, जिसकी वैल्यू यहाँ पर सी पर क्या होगी, सी पर इसकी वैल्यू होगी 1185625, 1185625। और बी पर इसकी जो वैल्यू निकलेगी विच इज 657664, 657664 ये निकल के आई। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने निकाल लिया बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। और निकाला कैसे गया ये भी आपको पता है कि अंडर रूट करके रिजल्टेंट, क्योंकि एक वर्टिकल लग रहा है एक हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट में निकालेंगे करके। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया। ये सारी चीज़ें आप फॉर्म में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ज़रूरत है बस इसकी निकाल लिया और इसका निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालेंगे, क्योंकि परमिसिबल शियर स्ट्रेस हमने ऑलरेडी निकाल लिए। तो परमिसिबल को इक्वल कर देंगे मैक्सिमम से, और मैक्सिमम क्या होता है दैट इज एम का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। तो मैक्सिमम जाहिर सी बात है मैक्सिमम यही वाली लेंगे, तो एम का स्क्वायर 1185625 का स्क्वायर प्लस 330882.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से टॉ मैक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, और जो भी टॉ मैक्स की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, सॉरी थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, विच इज 16 pi/d³। यहाँ से भी क्या हो जाएगा 16 pi/d³। और टॉ मैक्स की वैल्यू मैं पहले निकाल ली थी 67.67। तो यहाँ से डी की वैल्यू जब पूरी इक्वेशन लिखिए, अननोन क्या है आपका डी है। अब इस पूरी इक्वेशन में थोड़ा कैल्शियम रखिए और डी की वैल्यू निकालिए। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो डी की वैल्यू निकल के आती है दैट इज और 45.47 mm। यही आपकी सॉफ्ट डायमीटर होगी जो आपसे पूछा गया था। ठीक है, इस पर फिक्र मत करिए, ये जो डायग्राम बनाए गए हैं ये डायग्राम सिर्फ आपके शो में पढ़ाए जाएंगे। नहीं समझ में आएंगे तो मैं एक बार इनको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जब आप SFD BMD इवन मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में ही SFD BMD बना, तो सबसे बेसिक डायग्राम यही होते हैं। आपने UDL UVL और क्रॉस सेक्शन सारे पढ़े होंगे, लेकिन सबसे इजी आपका लीनियर ही होता है, पॉइंट लोड जिसे बोलते हैं। पॉइंट लोड बना के BMD निकाल दिया मैंने। BMD के बाद मैंने देख लिया कौन सा BMD, अगर कोई मटेरियल कोई साफ्ट अगर ज़्यादा मोमेंट पे सर्वाइव कर रहा है तो छोटे मोटे मोमेंट पे तो वैसे सर्वाइव कर जाएगा। तो डिज़ाइन हम मैक्सिमम मोमेंट पे कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन। इसी के साथ साफ्ट का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो आज मैंने साफ्ट में क्या होता है, साफ्ट की डिज़ाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, और साथ ही साथ डिज़ाइनिंग ऑफ द साफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ ASME अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आधार पे मैंने साफ्ट की डिज़ाइनिंग कर ली और उस पर बेस्ड मैंने न्यूमेरिकल भी लगा दिया।
आप एक दो न्यूमेरिकल और लगाइएगा, प्रोसीजर यही अडॉप्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मशीन डिज़ाइन में सबसे इजी कोई चीज़ है तो न्यूमेरिकल है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ प्रोसीजराइज्ड है। ऐसा नहीं कि सोचना है बहुत डीप में, बस सिंपल सा फॉर्मूले आते हैं, आप रखिए। प्लस पॉइंट फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं, कि सारे फॉर्मूले आते हैं डिज़ाइन डेटा बुक में होते हैं। इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले होते हैं कि आप याद रख नहीं सकते हैं। डेटा बुक में थोड़ी स्मार्टनेस दिखाइए, पूरे नंबर ले जाइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे की डिज़ाइन। ठीक है, अभी मॉड्यूल 2 में मेरे 2 टॉपिक बचे हुए, दैट इज की एंड कपलिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर जो भी स्टार्ट होगा की, वो कोशिश करूंगा उसी लेक्चर में की को भी कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।